let me welcome Dr. Dhiren Gupta here. Dr. Dhiren Gupta is a very senior doctor from Gangaram Hospital, and he has done his consultation, started his career from Australia, and then studied. He's done his MD, and I can see some students, some parents. I welcome all of you. So I welcome Dr. Dhiren Gupta. डॉक्टर धीरेन गुप्ता जितने हम्बल दिखते हैं, इनफैक्ट अगर आप उनका जब बायोडेटा देखेंगे, जो अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, तो यू विल सी कि डॉक्टर धीरेन गुप्ता जो है वो एमबीबीएस के होने के साथ साथ एमडी पेडियाट्रिक्स में, पेडियाट्रिक्स यानी बच्चों के डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेलबोर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में और वेस्ट मीड चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिडनी से अपना करियर स्टार्ट किया था। 1997 में उन्होंने ये अपना यूनिट बढ़ाया और स्पेशल इंटरेस्ट जो था उनका वो बच्चों की रेस्पिरेटरी सपोर्ट यानी पल्मोनोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था। अगर हम इनका प्रोफेशनल प्रोफाइल देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे अपने साल निकाले हैं यहाँ दिल्ली से, एमडी भी किया यहीं पे है, और अभी जो है वो जनरल इलनेस को भी देखते हैं, जैसे कि फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, वायरल फीवर, कोल्ड स्टमक, ये सब भी देखते हैं। और उनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी है क्रॉनिक डिजीजेस लाइक जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, कंटेजियस डिजीजेस, फिर जॉन्डिस, या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में वो कंसल्टेशन करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। सो यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे डॉक्टर धीरेन गुप्ता सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि वो बहुत सारा रिसर्च भी कर रहे हैं। और पुराने पिछले कई सालों में उन्होंने मोर देन 30 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स और प्रेजेंटेशंस उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड किए हुए हैं, और उनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में। 2 बुक्स भी उन्होंने एडिट की हैं। और आज जो हमारे बीच डॉक्टर धीरेन गुप्ता हैं, अगर आप उनके अभी का समय देखेंगे, जो अभी वो क्या कर रहे हैं, तो यू कैन सी हिज पिक्चर्स। ये उनका पीपी सूट है, जब वो काम पे जाते हैं सुबह तो वो इस तरह से ड्रेसअप होके जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, लुक एट हिज यूनिफॉर्म, ऐसा लगता है कि नॉट लेस देन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने अभी रिसेंट रिसर्च जो उन्होंने की है, जैसा वो मुझसे बता रहे थे बात करते समय, कि पूरी रात जागकर, दिन में हॉस्पिटल का काम करने के बाद पूरी रात जाग करके उन्होंने एक रिसर्च करी है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे आपका ये मास्क है, और अभी ये वाली डिजीज कोविड-19 के लिए उन्होंने स्पेशल रिसर्च किया, और वो उन्होंने उनका प्रिवेंटिव मास्क जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इस समय वो फ्रंट लाइन ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन पे जो नर्सेज और वार्ड बॉयज काम करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर धीरेन गुप्ता को कि वो अब संभालें, और हमारे जितने व्यूअर्स यहाँ पे हैं उनके साथ पहले आप अपनी बात कह लीजिएगा, और उसके बाद जिनको कुछ क्वेश्चंस होंगे वो लोग पूछ सकते हैं डॉक्टर से। और आपके क्वेश्चंस जो लोगों ने पहले से हमें दे दिए थे हमारे फॉर्म पे, वो क्वेश्चंस हमने डॉक्टर साहब को ऑलरेडी भेज दिए थे, और डॉक्टर गुप्ता ने उन क्वेश्चंस को पढ़ा है, और आज अपने प्रेजेंटेशन में वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और जब वो क्वेश्चंस, आपके कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चंस यू कैन पुट इट अप टू डॉक्टर धीरेन इन द लास्ट 15 मिनट्स। सो ओवर टू यू डॉक्टर धीरेन गुप्ता। गुड इवनिंग। प्रेजेंटेशन से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर संगीता का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का, अपने स्कूल के छात्रों छात्राओं और उनके पेरेंट्स से रूबरू होने का। फ्रेंड्स, पिछले 2 महीने से हम लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। इसने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, स्कूल को प्रभावित किया है, बच्चों को प्रभावित किया है, डॉक्टर्स को प्रभावित किया है। 2 महीने पहले इस कोरोना वायरस पे मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी। उस समय हमारे पीपी ही नहीं अवेलेबल था, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट करी। मेरे 2 मकसद थे, क्वालिटी ऑफ पीपी की कैसे चेकिंग की जाए, दूसरा कैसे इसको हम रोक सकते हैं अपनी कंट्री, अपने घरों में, अपने अस्पतालों में आने का। तो उसी का पार्ट आज मैं शेयर करूंगा। ये प्रेजेंटेशन मुख्यतः टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है। मैं चिंतित क्यों हूँ? एज ए डॉक्टर, एज ए पेरेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी चिंताओं के 3 कारण हैं। पहला कारण, मेरे सामने बच्चे को या किसी भी मरीज को लक्षण नहीं है, लेकिन वो इस वायरस को कैरी कर सकता है, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं।
ये 60 to 80% फैल चुका है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के रूप में। दूसरा, केसेस रैपिडली राइज कर रहे हैं, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो। मुंबई दिल्ली ने लोगों को रोटी दी है सालों से, लोगों को नौकरी दी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा कंजेशन है, इसी वजह से ज्यादा फैल रहा है। तीसरा, लॉकडाउन ओपन होने जा रहा है। मेरे को चिंता है लॉकडाउन ओपन होगा, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, घर से बाहर जाएगा, तो ना केवल वो इन्फेक्शन ग्रसित हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन लेके भी आ सकता है। ये इन्फेक्शन ज्यादा घातक है बुजुर्गों में, जिनके अंदर बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां हैं, उनमें ज्यादा परेशान करता है। तो अगर मेरे घर में बुजुर्ग रहते हैं तो मैं शायद ज्यादा उनके लिए चिंताग्रस्त। आज का मुख्य एम जो मेरा है, कैसे इस इन्फेक्शन को पहचाना जाए, कैसे इसको बचाया जाए, बचाने पे ज्यादा जोर रहेगा। उससे पहले कुछ डिस्कस किया जाए कैसे ये फैलता है। फैलने की बात करें तो कुछ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहते हैं। ये इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस दुनिया में पिछले 2 महीने में, और ये इवेंट्स में हम पिन पॉइंट कर पाए हैं किसने इस इन्फेक्शन को फैलाया, कैसे फैलाया। ये हमें ज्यादा नॉलेज देता है, ज्यादा ज्ञान देता है इस इन्फेक्शन को फैलने के तरीके का। सबसे पहली कहानी, ये कहानी असली की कहानी है, शिकागो में जो थी। बॉब नाम का आदमी, ये काल्पनिक नाम है, बट एक इंसान, एक एडल्ट जिसके अंदर लक्षण नहीं थे, उसने मील उठाया किसी शॉप से, जिसको हम टेक अवे मील कहते हैं। फिर उसने अपने 2 फैमिली मेंबर से शेयर किया। ये जो मील है, जो डिनर है, ये 3 घंटे चला। दूसरे दिन यही बॉब एक फ्यूनरल, जिसको हम क्रीमेशन या जिसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो हम वर्ड यूज करते हैं, फ्यूनरल में गया, वहां पे और फैमिली मेंबर्स को हक किया इसने। तीसरे दिन यही बॉब एक बर्थडे पार्टी में गए, जो और 9 लोगों के साथ उसने शेयर किया, वहां पे डांस किया, हक किया और खाना शेयर किया। ये भी 3 घंटे पार्टी चली। ये पाया गया इन 3 दिनों के बाद अगले 7 दिन में 2 मेंबर जो उसके फैमिली मेंबर थे, एक जो फ्यूनरल अटेंड किया था जिसने, और 9 मेंबर्स में से उनको इन्फेक्शन हो गया, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। कहानी यही नहीं खत्म हुई। इन 9 लोगों में से 3 लोग अगले 4-5 दिन के बाद चर्च गए, जहां पे उन्होंने गीत गाए, गाना गाए और टिथिंग डिश शेयर करी। एक डिश होती है, एक प्लेट होती है जिसको शेयर करते हैं। इसमें से 6 मेंबर जो चर्च के थे वो भी बीमार पड़ गए। तो अल्टीमेटली इन बॉब ने 16 लोगों को इन्फेक्ट किया, जिसमें से 3 की डेथ हो गई। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? ना केवल डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का, बट अगर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक इंटीरियर्स के अंदर, जोर से बोलेंगे, जोर से गाना गाएंगे, तो ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। अभी दूसरा केस लीजिए, ये भी सीडीसी में पब्लिश हुआ। एक ये रेस्टोरेंट है चाइना में, एक जगह है गुंजाओ करके, वहां पे आप ये देखिए टेबल्स हैं। ये रेस्टोरेंट है 6 मीटर का, ए टेबल है, बी टेबल है, सी टेबल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एयर कंडीशन है और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो हवा का फ्लो यहाँ से यहाँ पे है, राइट से लेफ्ट पे है। A1 एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो वुहान से अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने आया। ये 9 फैमिली मेंबर्स थे जिनके साथ 24 जनवरी को उसने डिनर किया। ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के बीच में चला ये डिनर। अगले 3 से 7 दिन में ये पाया गया कि टेबल बी में 75% लोग इन्फेक्ट हो गए, 4 में से 3 लोग इन्फेक्ट हो गए। टेबल सी में जो एसी की हवा के दूसरी तरफ था, उसमें भी 7 में से 2 लोग इन्फेक्ट हो गए। बट ई और एफ टेबल में
कुछ नहीं प्रभावित हुआ। तो इससे हमने क्या सीखा? एक चीज जो सबसे मुख्यतः सामने आई, कोई भी एयर कंडीशनड बिना अच्छी इंटरनल सर्कुलेशन मींस रीसर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए अगर आपका एयर कंडीशन चल रहा है। और फ्लो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। ये तीसरा केस देखिए, इसको आप मान के चलें स्कूल के लिए स्टाफ रूम जैसा है। 11th फ्लोर पे 11th मंजिल है ये एक बिल्डिंग की। इसमें इस वाले पार्ट पे जोर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक इन्फेक्टेड एम्प्लॉय काम को आया जिसने 11th फ्लोर पे काम किया। अगले 5 से 7 दिन में ये पाया गया ऑलमोस्ट 94 आउट ऑफ 216, मतलब 43-44% लोग जो नीले रंग में दिख रहे हैं आपको, ये इन्फेक्टेड पाए गए। बट दूसरी तरफ सेम फ्लोर पे मुश्किल से 5 लोग थे और पूरी बिल्डिंग में केवल 3 लोग और थे जिन्होंने सब वो लिफ्ट शेयर की थी, बट इन्फेक्शन नहीं था उनको। इस वाले सुपर स्प्रेडर से हमने क्या सीखा कि एक ही साइड अफेक्टेड थी, तो शायद एरोसोल स्प्रेड नहीं था, बट सेम हवा शेयर करना इस इन्फेक्शन को फैलाना के में काफी ज्यादा सहायक होता है। तो अगर हम एक ही हवा काफी देर तक शेयर करते हैं, पेशेंट के डायरेक्ट रेंज में आते हैं, देर तक उसके साथ 2 मीटर के अंदर रहते हैं 15 मिनट से ज्यादा, तो इस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं फैलने के, रेदर देन अगर हम केवल छू के निकल जाएं या 1 मिनट आधे मिनट ही स्पेंड करें उस संक्रमित पेशेंट के साथ। तो मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कैसे ये फैलता है इन्फेक्शन? सबसे मुख्यतः ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको हम लार्ज पार्टिकल कहते हैं। जब हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा थोड़ा थूक निकलता है, सलाइवा पार्टिकल निकलते हैं, एक तरह से वो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं। दूसरा होता है छोटे छोटे पार्टिकल जो दिख नहीं सकते, उसको हम एरोसोल कहते हैं। तीसरा, जब ये ड्रॉपलेट किसी जगह पे गिर जाते हैं तो उसको संक्रमित कर देते हैं और टच से वो फैलता है, उसको हम फोमाइट्स बोलते हैं। अब आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। सबसे पहले वीडियो देखिए जो टच से फैलने का दर्शाती है। ये एक पार्टी थी जापान में जिसको आयोजित किया गया इस इन्फेक्शन को स्प्रेड कैसे होता है वो दर्शाने के लिए। 10 लोगों में से एक इंसान को फ्लोरोसिन डाई दी गई। ये देखिए फ्लोरोसिन डाई ली उसने, अल्ट्रावायलेट रेज में ये ब्लू दिखती है। 10 मिनट बाद डिनर अलाउ जब किया, उसके बाद देखा गया ये डाई हर जगह थी, इसके फेस पे थी, इसके हर किसी के हाथों में थी। इस ढंग से एक सिंपल डाई जो किसी से बिना हाथ मिलाए इतनी तेजी से फैल सकती है, इमेजिन करिए इन्फेक्शन भी ऐसे ही फैलता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एक चीज है जिसको हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम ठीक से केयर करें इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। कैसे प्रिवेंट कर सकती है, कैसे हम कर सकते हैं? हम 2 काम कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ खराब हो गए हैं तो साबुन वाले पानी, साबुन से अच्छे ढंग से हाथ धो लीजिए, उसको क्लीन कर दीजिए। साबुन से ये वायरस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सेकेंडली, हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर में हमेशा देखिए 65% एल्कोहल होना चाहिए। आप उस पर डाल दीजिए हैंड सैनिटाइजर को और अच्छे ढंग से ट्रिपल कर लीजिए और कम से कम 20 सेकंड के लिए आप उसको आपने सूखने देना है अपने आप। अब ये ड्रॉपलेट क्या बला है? ड्रॉपलेट एक ड्रॉप है, ड्रॉप हम समझते हैं एक बूंद है जिसके अंदर म्यूकोसा होता है, सलाइवा होता है, सेल्स होते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन से ग्रसित है तो इन्फेक्शियस एजेंट भी होगा उसके अंदर। ये अलग अलग साइजेस से निकलता है। जो छोटा साइज है वो दूर तक जाता है और जो बड़ा साइज है विद इन 2 मीटर्स गिर जाता है। जो बड़ा साइज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये वीडियो देखिए जिसके अंदर छोटा पार्टिकल जो है रेड कलर का है और बड़ा पार्टिकल ग्रीन एंड ब्लू कलर का है, और ये एक इंसान खांस रहा है तो ये ब्लू और ग्रीन पार्टिकल विद इन मिनट 1 मीटर के भीतर विद इन 1 to 2 मीटर सेटल हो जाएगा। जो रेड वाला जिसको हम एरोसोल या माइक्रो पार्टिकल कहते हैं, ये लगातार हवा में घूमता रहेगा। कब तक घूमेगा? 20 मिनट से 3 घंटे तक ये हवा में तैर सकता है
और हमारी स्टडीज ने भी ये दिखाया है, जो NEGM में पब्लिश हुई थी, कि 3 घंटे बाद भी मात्रा काफी ज्यादा थी हवा में इस इन्फेक्शन की। अब देखिए, इन्फेक्शन तो अंदर है। अगर हम देखें तो ये पहला वीडियो देखिए, ए वीडियो, इसके अंदर इन्फेक्शन फैला हुआ है, पूरी हवा में तैर रहा है। तो ये 20 मिनट से 3 घंटे तक अंदर रह सकते, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ही हम दरवाजा या खिड़की खोलते हैं, ये देखिए B नंबर की वीडियो, जैसे ही हम खोलते हैं आधे मिनट से 1 मिनट के अंदर, एयर फ्लो पे डिपेंड करता है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ना केवल अगर हम अपने दरवाजे और खिड़की खुले रखें या वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, तो ये अर्ली क्लियरेंस होता है। ये टेम्परेचर अगर हम कमरे का 20 से 24 घंटे, 22 से 30 रखें तो शायद कंट्रोल हो जाए, बट ये नया वायरस है, हमें नहीं मालूम। आप मुंबई में देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, 44 डिग्री है तब भी ये वायरस घूम रहा है। ह्यूमिडिटी 40 to 70, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। अगला प्रश्न उठता है कि अगर किसी को लक्षण नहीं है और खांसी नहीं है, क्या तब भी वो स्प्रेड कर सकता है? ये देखा गया है, अगर कोई 10 मिनट से ज्यादा बात करता है और तेज वॉल्यूम में बात करता है, स्पेशली कोई गीत गाना गाता है, तो 2 से 10%, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा चांस है कि वो एक खांसी से ज्यादा एरोसोल बनाएगा। ये देखिए वीडियो, इसमें 2 इंसान है, A और B इंसान आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वायरल लोड ये निकाल रहा है जब वे बोल रहा है, जबकि A इंसान चुप है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कैलिफोर्निया में किया गया। सीमा असादी एक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ना केवल टाइम स्पेंड करना, बट जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है उस कमरे में, अगर वो कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, सिंगिंग नहीं करते हैं स्पेशली, तो इस वायरस को फैलने में, कंट्रोल करने में ज्यादा इजी रहेगा। तो पिछले कुछ स्लाइड से हमने क्या सीखा? आप अननेसेसरी टच ना करें चीजों को, शांत रहें, डिस्टेंस रखें एक दूसरे से, और वेंटिलेशन प्रॉपर रहे रूम का, तो ये वायरस कम फैलेगा। अब एक और नजरिया देखिए, ये देखा गया है कि स्टूल, जिसको हम पखाना बोलते हैं, इसमें भी ये वायरस पाया गया है। तो कुछ एटिकेट्स हैं जब हम टॉयलेट सीट फ्लश करते हैं। ऐसा पाया गया, अगर हम सीट को ओपन करके, वेस्टर्न टॉयलेट है, अगर हम ओपन करके रखें और अगर हम फ्लश करें साथ ही साथ, तो ये एरोसोल काफी ज्यादा फैलता है, ड्रॉपलेट जिसको हम कहते हैं। ये 2 मीटर दूर तक पूरे आपके टॉयलेट को खराब कर सकता है। अगर हम इस सील को बंद कर दें तब फ्लश करें, तो वो बेहतरी होगा और इन्फेक्शन कम फैलेगा। अगला प्रश्न है, कैसे हम इस इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करें? अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है, जिसको हम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव बोलते हैं, किसी भी इंसान में टेस्ट या स्मेल की सेंसेशन चली जाए, तो वो अर्ली इन्फेक्शन के चांस उसके अंदर हो सकते हैं। फीवर है, फीवर लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है, ठंड भी लग सकती है। खांसी, जुकाम, सांस से चलना, घबराहट होना, शरीर में दर्द होना, गले में दर्द होना, रिसेंटली पाया गया गले में दर्द काफी कॉमन लक्षण है। बच्चों में देखा गया रैश, स्पेशली छोटी उंगलियों में, पैरों में रैश होना बिना फीवर के भी, ये इन्फेक्शन को दर्शा सकता है। 10% बच्चों में देखा गया है लूज मोशंस भी हो सकते हैं। कुछ सावधानियां जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बरतनी चाहिए, जैसे सबसे एसेंशियल चीज है, अगर हम इस इन्फेक्शन को रोकना चाहते हैं, अपने बच्चों में, अपनों में मास्क लगाएं। सबसे एसेंशियल चीज है मास्क। 2 साल से कम के बच्चे में ना लगाएं, हार्मफुल हो सकता है। बच्चा भाग रहा है, खेल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो मास्क ना पहने, उस समय चांसेस कम है इन्फेक्शन के। 3 मास्क अपने बच्चे को दे दीजिए, वो एक एक दिन करके पहन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे खांसे, हम दूसरे को इन्फेक्शन ना दें। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम गेटिंग सिक, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? जब भी कोई खांसी आ रही है या छींक आ रही है, आप कोहनी को ऐसे लेके आइए जिससे ये इन्फेक्शन बाहर ना जाए, या आप टिश्यू पेपर लगा लीजिए।
टिश्यू पेपर को आपने डस्टबिन में फेंकना है, ऐसे नहीं छोड़ना। कुछ और प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा बीमार है, थोड़ी सी भी खांसी या जुकाम है, नॉर्मली हम आज तक भेज देते थे, अब ना भेजिए फ्यूचर में, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैला सकता है। 2 या 3 बैग आप रख सकते हैं और ऑल्टरनेट डे यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन उस पर चिपका भी है तो 72 घंटे में नॉर्मली खत्म हो जाता है। दूसरा, कम से कम किताबें और कॉपियां दीजिए, कम से कम शॉर्पनर या पेंसिल बॉक्स दीजिए जो उसके लोड को कम कर देगा। तीसरा, अगर आपकी कॉपीज में प्लास्टिक कवर है तो आप अल्कोहल स्प्रे से क्लीन कर सकते हैं। ये अल्कोहल बड़े चीपली अवेलेबल होता है, उससे आप क्लीन कर सकते हैं अपनी कॉपीज। किसी और से शेयर ना करें, किसी भी बच्चे से शेयर ना करें, चाहे रबर हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे शार्पनर हो, क्योंकि वो आपको बच्चा इन्फेक्शन दे सकता है। ये फोमाइट कहते हैं इस माध्यम से। टिश्यू पेपर रखिए अपनी जेब में, इसको आप किसी भी जगह को छू रहे हैं, नॉब्स हुए, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। जेब में आप थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर रखिए, छोटी छोटी आती हैं शीशियां जिसको आप यूज कर सकते हैं, अपना हैंड क्लीन कर सकते हैं। टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, स्कूल से निकलने से पहले और स्कूल जाने के बाद आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जिस बस में आप गए हैं और बच्चे बैठते हैं तो उसको बेहतर रहेगा आप उसको अपने हाथों को क्लीन करके रखें। दूसरों से आपने हमेशा डिस्टेंस बना के रखना है, कम से कम 1 से 2 मीटर। ये कुछ मैंने फोटोज ली थी, शायद चाइना की या कोरिया की है। इसमें इन्होंने ट्रांसपेरेंट शील्ड्स यूज करी हैं और साथ ही साथ बच्चों में आई प्रोटेक्शन के लिए शील्ड भी रखी हुई है और मास्क भी पहना हुआ है। मैं कहूँगा ओवर द टाइम हमें शील्ड जो है बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल शील्ड होती है जो चीप आती है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं। वो हमें हेल्प करता है अननेसेसरी आंखों के नीचे फिंगर डाल के या फेस को हम बार बार टच भी नहीं करते हैं अगर हम ये शील्ड यूज करें। रही बात क्लासरूम की, क्लासरूम में अगर आपके पास कूलर है या एसी है या बिना कूलर या एसी के भी है, तो सबसे मुख्यतः चीज है अपने टीचर से कम 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। एग्जॉस्ट फैन लगाएं, विंडोज, खिड़की और दरवाजों को खुले रखें और कोई भी पोस्टर ना लगाएं। ये पोस्टर काफी सारे लगे होते हैं हर क्लास में, इसको अवॉइड करें। जितनी कम चीजें लगेंगी उतना कम कंटेमिनेशन होगा। टीचर्स के लिए खासकर मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बोला कीप डिस्टेंस, 2 मीटर का डिस्टेंस रखें। टीचर को बोलना पड़ता है बट एज ए स्टूडेंट लाउड स्पीकिंग ना करें, जोर से ना बोलें। दूसरा, सिंगिंग एक कॉमन प्लेस पे अलाउड नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेटेड या सेक्लूडेड प्लेस या अलग से एक जगह, वहां पे सिंगिंग अलाउ होनी चाहिए। अगर बोलने में दम ज्यादा लग रही है और लगता है कि साउंड ज्यादा चाहिए तो आवाज जोर की जगह आप वॉइस एम्पलीफायर लगा सकते हैं अपने मास्क के ऊपर। दूसरा, कोशिश करें ऑनलाइन टीचिंग करें जितनी हो सकती है। जैसे आपका स्टाफ रूम है, आप स्टाफ रूम में ऑडियो वीडियो कैमरेज लगा दीजिए जो डायरेक्ट टेलीकास्ट आपके करेंगे क्लासरूम्स में। एक बार क्लास खत्म हो जाए 10 मिनट्स के लिए आप फिजिकली आ सकते हैं वहां पे, जिससे आपका भी एक्सपोजर कम हो और बच्चों का भी एक्सपोजर कम हो। सो स्मार्ट क्लासेस फ्यूचरिस्टिक आंसर है प्री इन्फेक्शन प्रिवेंशन में। दूसरा, एक बार एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट आप घर जाते हैं तो अपने क्लोथ्स इमीडिएटली चेंज कर दीजिए और इसको गर्म पानी से धोएं आप। अब रही बात स्टाफ रूम में, आप सुरक्षित रहेंगे एज ए टीचर तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, पेरेंट्स सुरक्षित रहेंगे और बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे जिनको सबसे ज्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन से। मान लीजिए ये एक स्टाफ रूम है, आप देख सकते हैं एसी या कूलर लगा हुआ है, यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, ये आपकी टेबल है, कॉमन टेबल है। अब क्या चेंजेस कर सकते हो, ये देखिए, आप एसी कूलर को लगे रहने दीजिए बिकॉज उसके बिना बड़ा मुश्किल है काम चलाना। बीच में आप पार्टीशंस लगा दीजिए, देख लीजिए ये पार्टीशन लगे, और ये खिड़की दरवाजों को खुला छोड़ दीजिए, एग्जॉस्ट फैन लगा लीजिए। इस वे में आप संक्रमण को कम कर सकते हैं। काफी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि सर बच्चा क्या खाए, कैसे हम इम्यून बूस्टर फूड खिला सकते हैं। इम्यून बूस्टिंग फूड है क्या? इम्यून बूस्टिंग फूड पे अगर आप नजर डालेंगे, वही खाना है जो हम डेली खाते हैं और जो बच्चे नहीं पसंद करते, जैसे लीफी वेजिटेबल। ये लोडेड होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम से।
स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, कैरेट हो गई, गाजर, बीट रूट्स और पोटैटोज, ये सारे स्ट्रेंथन करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इम्यून फंक्शन को। ऑनियन, गार्लिक जो काफी लोग नहीं खाते हैं, इनके अंदर एक्टिव केमिकल होता है फ्लेविनॉइड, ये भी इम्यून फंक्शन को बूस्ट करता है। एप्रिकॉट जिसको हम आड़ू कहते हैं, इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट कैरी करते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, इस ढंग से इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है। बेरीज हो गई, बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं। दालें और हर तरीके की दालें ना केवल प्रोटीन में एनरिच होती हैं, फाइबर होता है इसमें, फोलेट होता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, और इन सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब रहे ग्रीन मटर जो होता है, ग्रीन पीस जिसको हम कहते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट होता है विटामिन ए, B1, B6, विटामिन सी और खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म होते हैं लाइक फ्लेविनॉइड, कैरोटीनॉइड, फिलोनिक एसिड, ये सारे के सारे इम्यून फंक्शन को एनहेंस करते हैं। ऐसे ही अंकुरित दालें या अंकुरित कोई भी चीज अंकुरित हो जिसको हम स्प्राउटिंग बोलते हैं, ये हिडन न्यूट्रिएंट्स को बेटर बायोअवेलेबिलिटी के फॉर्म में शरीर को देता है और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में इन न्यूट्रिएंट्स को। बड़े मुख्य चीज है नट्स। नट्स मतलब जैसे मान लीजिए मूंगफली हो गई आपकी, आपके बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये विटामिन ई काफी होता है इसके अंदर। अगर आप पीस के खिलाएं छोटे बच्चों को जो लेस देन 4 ईयर के होते हैं, जिसमें अलाउड नहीं होता पूरा नट देना, तो ये एज एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून बूस्टर के फॉर्म में हेल्प करता है। और लास्ट में टर्मरिक, जिसको हम मान के चलते हैं कि नानी दादी हमें देती थी, टर्मरिक मींस हल्दी। हल्दी को हम दूध में डाल दें, कभी भी कोई चोट लग जाती थी हल्दी पीने को मिलती थी, तो ये हेल्प करता है। हनी जिसको हम शहद कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टिंग में। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सनलाइट का। अगर हम सुबह की सनलाइट आधे घंटे के लिए लें, स्पेशली संडेज को 7 से 7:30, तो हमें काफी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी केवल ना जोड़ों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है, बट इम्यून फंक्शन में इसका मुख्य योगदान है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बेस्ट चीज अगर कहें कि हम लोगों की एक बून है, वो है फिश। फिश ना केवल दिमाग की ऊर्जा बढ़ाता है बट इम्यून फंक्शन को भी एनहेंस करता है और दिल की बीमारियां कम होती हैं। दिल की बीमारियां कम होंगी तो इस इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। एग, अगर कोई नहीं भी नॉन वेजिटेरियन है बट एगिटेरियन है, तो एक एग पर डे हमें ऑलमोस्ट 80 to 90% न्यूट्रिएंट दे देता है और स्पेशली इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट देता है। और क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? काफी बुजुर्ग हैं जो बेचारे बाहर नहीं जा पा रहे, जैसे हमें मालूम है 65 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको अलाउड नहीं है बाहर, तो हमेशा उनको लगता है कि सब ऐसे ऐसे बैठे बैठे तो हमारी इम्यून पावर कम हो जाएगी। आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे टेनिस हो गया, कोई भी गेम हो गया, वो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। जो नहीं बाहर जा सकते वो योगा प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम काफी हेल्प करता है, जो बैठे बैठे आप कर सकते हो, इम्यून फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब रही बात, ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, कोई भी संक्रमित पेशेंट है उससे जो ड्रॉपलेट है जाते कहाँ है? जो बड़े ड्रॉपलेट है वो सीधा गले नाक में जाके जम जाते हैं दूसरे पेशेंट से, अगर विद इन 2 मीटर से। जो छोटे वाले हैं वो सीधा फेफड़े के अंदर जाके बीमारी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे इनको हम रोक सकते हैं? मास्क का काम आता है। मास्क में यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा, ये सर्जिकल मास्क है जो हम लोग डॉक्टर्स को पहने देखते हैं। ये N95 मास्क है जो सबको लगता है बहुत अच्छी चीज है। तीसरा होममेड मास्क है जो यूजली अवेलेबल होता है। तो इन पे मैं कुछ टाइम गुजारना चाहूंगा। सबसे अच्छी बात यह है इन मास्क में, अगर मैं मास्क पहन लूं तो मेरा जो इन्फेक्शन है वो कहीं नहीं जाएगा। ये कहा जाता है ऑलमोस्ट 99% चांस है कि ये इन्फेक्शन कहीं ना जाए, किसी को ना संक्रमित करे। अगर सब लोग ये इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे तो मास्क काफी जरूरी हो जाता है इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब ये आप वीडियो देखिए, इसमें A नंबर है जिसने मास्क पहना हुआ है और B नंबर है जिसने मास्क नहीं पहना। जो B नंबर इंसान है, जब उसने मास्क नहीं पहना तो हर खांसी के साथ वो एरोसोल प्रोड्यूस कर रहा है, ड्रॉपलेट प्रोड्यूस कर रहा है।
और इसको आप रोक सकते हो। जब भी छींक आए तो ऐसे कोहनी पास में ले जाके, तो ये इंसान जो है, बी इंसान ज्यादा संक्रमित रोग फैला रहा है एज कम्पेयर टू ए। तो आपका जो मास्क का योगदान काफी ज्यादा है। किस मटेरियल का बना होना चाहिए? ये देखा गया है जो कॉटन हॉजरी का मटेरियल होता है जिससे टी शर्ट बनती है, उससे डबल या ट्रिपल लेयर बेस्ट मटेरियल है। N95 मास्क पहनने की कोशिश ना करें, ना केवल पहनना मुश्किल है बट हर रोज चेंज करना पड़ता है। आप 3 होममेड मास्क रखिए, हर तीसरे दिन पहन लीजिए और उसको धो लीजिए, तो सूख के आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और जब भी आपको लगता है सांस लेना मुश्किल हो रहा है या कंटेमिनेट हो गया किसी भी वजह से, उसको फेंक दे और नया मास्क ले लें। कुछ प्रिकॉशन है जो मास्क लेते समय, पहनते समय आपको देखना है। ये मास्क, जैसे आपने ये मास्क है, मास्क अगर आप पहनते हो तो पहनने के बाद आपने ये फ्रंट एरिया टच नहीं करना है, ये कंटेमिनेटेड एरिया है। दूसरा, अगर कोई मैश वाला या झालीदार क्लॉथ है, उसको आपने यही नहीं यूज करना क्योंकि जाली इन्फेक्शन को रोक नहीं सकती। तीसरा, अगर ये कंटेमिनेट हो जाता है तो आपने इसको फेंक देना है। और सबसे बड़ी बात है, आपने स्ट्रेच नहीं करना है। होममेड मास्क को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जो पोर हैं, जो छेद है, उनको बड़ा कर सकता है और आपकी जो संक्रामित कैपेबिलिटी है रोकने की मास्क की, वो कम हो जाती है। काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं इस पे, इंटरनेट पे, मार्केट पे। कुछ प्रोडक्ट बड़े फैंसी से होते हैं। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, इसमें हेपा फिल्टर लगा है और जिसमें क्लेम करती है कंपनी की फैन भी लगा हुआ है। फैन का कोई फायदा नहीं है। हेपा फिल्टर जिसमें लगा हुआ है वो नहीं यूज करने चाहिए, खासकर इस पर्पस के लिए, क्योंकि उसके अंदर कंटेमिनेशन, ग्लास कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। अब हम आगे चलते हैं शील्ड की। आई शील्ड अगले कुछ महीनों में इसका इस्तेमाल जनरल पब्लिक के लिए आने लगेगा, जब ये इजीली अवेलेबल होगी। एक ये चीप प्रोडक्ट होता है, बहुत महंगा नहीं होता, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी हद तक प्रोटेक्शन देता है डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स को। अब कुछ कॉमन भ्रांतियां हैं जिसको देखा जाए कि मेरे पास डॉग है, कैट है, क्या उससे मेरे को डर है या मेरे को उससे डर है? तो देखा जाए तो उसको ज्यादा डर है। बहुत कम चांसेस हैं आपसे आप उससे इन्फेक्शन लें, बट आपसे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सो आप अपने हाथ धोएं उनकी केयर करने से पहले, उनकी केयर करने के बाद फिर से आपने अपने हाथ धोने हैं। अब रही बात ग्रोसरी शॉपिंग की। ग्रोसरी शॉपिंग में डेफिनेटली आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं जनरल स्टोर पे, वहां आप ध्यान रखें 1 से 2 मीटर का गैप रहे। आपने ड्यूरिंग ग्रोसरी, जब आप खरीद रहे हैं, तो अननेसेसरी अपनी आंखें और जो फेस है नहीं टच करना। जो ट्रॉली आप लेते हैं उसको आप क्लीन कर लें। उसके बाद पूरी शॉपिंग के बाद अपने हैंड को क्लीन कर लें सैनिटाइजर को, और जितना भी प्रोडक्ट आप लाए हैं वो पॉलीथीन या लिफाफे के साथ अपने घर में छोड़ दीजिए 1.5-2 घंटे बाद, और उसको 2-3 घंटे बाद आप खोल के अपने फ्रिज में या और जगह आप रख सकते हैं, और रखने के बाद फिर से हैंड क्लीन कर लीजिए। वेजिटेबल, आप जब वेजिटेबल खरीदने जाते हैं बाहर रेडी पे, तो मास्क पहन के जाएं। ज्यादा देर टाइम ना स्पेंड करें खरीदने में, 15 मिनट से कम टाइम स्पेंड करें एक बार आप जा रहे हैं, और आके अपने हाथ धो लीजिए। दूसरा, वेजिटेबल क्योंकि खुरदरी चीज है, उसमें ज्यादा देर तक वायरस नहीं रहता है। फिर भी आपको लगता है कि आप प्रिकॉशन रखना चाहते हैं, तो 2 घंटे तक उसको हैंडल ना करिए। 2 घंटे बाद उसको क्लीन करके, वॉश करके अपने फ्रिज में या जहां भी आप स्टोर करना चाहते हैं रख लीजिए इसको। रही बात न्यूज़पेपर या कुरियर का डब्बा जो आता है, वो काफी सेफ है। WHO कहता है कि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो अलग अलग टेम्परेचर से आता है। फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहें तो अपना जो न्यूज़पेपर है, अगर 6 बजे आया है तो 3 घंटे बाद उठाएं और पढ़ लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिछले 1.5 महीना पहले आपने सुना होगा, एक पिज्जा बॉय दिल्ली में घूम रहा था जिसको इन्फेक्शन था, तो सबको डर लगा कि जहां जहां 50 फैमिलीज उसने विजिट की हैं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो ये पाया गया कि उस पिज्जा बॉय से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम पिज्जा बॉय या किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है और हमारा स्पेस ज्यादा रहता है। अगर आप सामान मंगवाते हैं, चाहे किसी डिलीवरी बॉय से, पिज्जा बॉय से, आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, उससे थोड़ा डिस्टेंस से सामान लीजिए।
वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सामान लेने के बाद अपना हाथ क्लीन कर दीजिए और ऊपर का डब्बे का गत्ता फेंक दीजिए और उसके बाद फेंकने के बाद फिर से हाथ अपना क्लीन कर दीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रही बात मोबाइल की केयर कैसे करें, मोबाइल की केयर बड़ा आसान है। आप अल्कोहल वाइप्स, अल्कोहल स्वैप या कोई भी अल्कोहल आप उस पर स्प्रे कर दीजिए और क्लीन कर दीजिए। 2 मिनट बाद सारा वायरस उसका खत्म हो जाएगा। कोशिश करें स्विच ऑफ करके करें, बट अगर आप अल्कोहल यूज करें, नॉर्मली अल्कोहल नहीं अंदर जाता है, जाता भी है तो एब्जॉर्ब या आप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में, एवेपोरेट हो जाता है, तो आपके फोन को नहीं खतरा होना चाहिए। दूसरा, ब्लूटूथ और वायर्ड हैंडसेट यूज कर सकते हैं, जैसे ये फोन है, आप इसको यहाँ ना लगा के अगर हम ब्लूटूथ या वायर्ड हैंडसेट यूज करें तो वो बेटर रहेगा, स्क्रीन को टच ना करें। काफी आयुर्वेदिक होम्योपैथी प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, हमें नहीं मालूम आज के दिन में उनको कितना फायदा है। अगर ऑथेंटिकेटेड जगह से आपने खरीदा है लाइक अश्वगंधा, उनको लेने में कोई नुकसान नहीं है, आपकी इम्यूनिटी या आपकी और स्ट्रेंथनिंग और चीजों की स्ट्रेंथनिंग ये बढ़ा सकती है। बट अभी तक हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि ये अश्वगंधा या कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन वायरस को भगाने में कामयाब है। आखिरी बात, कई लोग पूछना चाहते हैं कि सब वैक्सीन कब आएगी। वायरस के बारे में कुछ बताऊंगा। इसको कोरोना वायरस कहते हैं, बीटा कोरोना वायरस है जो हमें अफेक्ट कर रहा है। ये एक आरएनए वायरस है जिसके अंदर म्यूटेशन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनना आसान काम नहीं होगा। अगर वैक्सीन बन भी गई तो उसकी एफिकेसी डाउटफुल रहेगी। इन मीन टाइम मैं कुछ समराइज करना चाहूंगा। अपने स्कूल में बिना मास्क के ना एंटर करिए, और टीचर्स को खासकर बिल्कुल हिदायत होनी चाहिए बच्चा बिना मास्क के एंटर ना करे। सेकेंडली, उसके अंदर एक एक्सपिरेटरी पोर्ट लगा होता है, वो नहीं लगा होना चाहिए, उससे बच्चा औरों को संक्रमित कर सकता है, खुद को तो बचा लेगा। तीसरा, घर पहुंच के आप बात लीजिए। हैंड वॉश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो हैंड रब है वो डिटॉल से नहीं काम चलेगा, आपको 65% और ज्यादा अल्कोहल चाहिए, 100% अल्कोहल भी नहीं काम करता। N95 मास्क आपके लिए और बच्चों के लिए नहीं है, इसके अंदर सांस लेना इतना आसान काम नहीं है, तो बच्चा लगाएगा ही नहीं और उसका वो वेस्ट जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग स्पेशली मील्स के दौरान, तो अपने बच्चे को बोलिए तो आपस में अलग से खाना खाएं, साथ में नहीं खाएं, उसी समय सबसे ज्यादा ये इन्फेक्शन फैलता है। कोई गॉसिप नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं अगले 3 महीने तक। और सबसे मुख्य चीज है, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप बचाएं। अगले 3 महीने तक कोशिश करें उनसे दूर रहें। हो सकता है आप इन्फेक्टेड हो और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पकड़ा दें। इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश करता हूँ। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है वो पूछ सकता है और शेयर कर सकता है। थैंक यू। तो आप लोग यहाँ पे जो हैं, आप कुछ बातें जो अपनी पर्सनल बातें करना चाहती हैं डॉक्टर साहब से रिगार्डिंग हेल्थ एंड दीज इश्यूज ऑफ लॉकडाउन, आप डॉक्टर साहब के साथ चैट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर धीरेन। Yeah, no, sure. Yeah, go ahead. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई ऑब्लाइज सर। ये मैं बोल रहा था सर, ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर समझो कोविड ज़्यादा फैल रहा है सर हिंदुस्तान में, ज़्यादा तो हो ही गया ऑलमोस्ट, और अगर तो इसमें अगर डॉक्टर लोगों की और जो कोरोना वॉरियर्स है सर, हेलो, इफ़ दे आर नॉट सफिशिएंट, मतलब सर ज़्यादा, एक पेशेंट 25 के ऊपर एक डॉक्टर है सर, या जो हॉस्पिटल में नर्सिस है सर, तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है सर? कैन वी कॉल फ्रॉम सम अदर कंट्री सर द डॉक्टर्स एंड सर, ऐसा कहना हमारा ये था सर। मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम डॉक्टर्स हैं, ओवरऑल काफी डॉक्टर्स हैं। दूसरा, इंडिया से लोगों ने बाहर डॉक्टर्स बुलाए हैं, जैसे अगर हम मिडल ईस्ट देखें तो वहां पे इंडियन डॉक्टर्स गए हैं, दुबई में इंडियन डॉक्टर्स गए हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं है एज सच। ओके हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी, और इसमें एक्चुअल में डॉक्टर से रिलेटेड ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा चाहिए भी नहीं होता 90% पेशेंट्स को। उनको सिंपल ऑक्सीजन और एक केयरिंग बेड और क्लीन बेड की ज्यादा जरूरत होती है, क्लीन एनवायरनमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। इसमें ट्रीटमेंट का मेजर योगदान वैसे भी नहीं है। सो मोर देन डॉक्टर्स वी रिक्वायर गुड फैसिलिटीज जहाँ पे इन पेशेंट्स को आइसोलेट कर सके,
सेकेंडली अगर देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मिला लें तो काफी हॉस्पिटल्स हैं। अगर उन हॉस्पिटल्स को मींस एडिक्वेट सुविधाएं दें तो वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी। हाँ जी। ऐसा डॉक्टर्स की कमी तो नहीं, लेकिन नर्सिस की कमी हो सकती है, क्योंकि शायद जी। नर्सिस भी काफी घबराई हुई हैं, मेडिकल स्टाफ भी काफी घबराया हुआ है, तो काफी लोग काम नहीं करना चाहते इसमें, तो ना वो इतने घबराए हुए हैं कि शायद वो कम्युनिटी का ओवर मीडिया हाइप होके इतना ज्यादा घबरा गए हैं लोग, तो वो नुकसानदेही है, इसके लिए काफी हार्मफुल इफेक्ट है। So Khushi, you can ask Khushi को लाइए। या टीचर। Hello, sir. हेलो। I am Khushi, sir. या गुड इवनिंग खुशी, गो अहेड। Good. Sir, I just wanted to know this year in Bombay the schools will reopen. I think after next 2 months we'll come to know what is the situation. Presently situation is not that good that we can open up the schools. अभी तो नहीं लगता बेटा स्कूल खुल पाएंगे। But we all are getting bored. Try to develop some hobbies now. But sir, they are working very hard and taking lots of efforts. Our Sangeeta madam, they are online daily. They are sending some work to work for the students, sir. Hello, just to keep all of them engaged, sir. They are doing very nice efforts. They are taking very nice efforts. Yeah, it's difficult also. It's not easy to, Yes. Sir, my name is Parul Wakani. सर मुझे ये पूछना है कि अभी ये कोविड के पीरियड में डॉक्टर नर्सेज टीवी पे भी बहुत बार बोल रहे थे कि गर्म पानी पियो, तो ये गर्म पानी कब पीना है, कैसे पीना है, क्या है, रात को सोने से पहले पी सकते हैं कि नहीं, थोड़ा इसके बारे में फोकस कीजिए ना प्लीज। देखो, ये कोई बड़ी प्रूवन थेरेपी नहीं है कि गर्म पानी से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बट मैं एक करूंगा क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम इस वायरस के बारे में, ये कैसा है, क्या करता है, लेकिन के चलते हैं कि ये शायद गर्मी से स्पेशली 56 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर से ये 15 मिनट में खत्म हो जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल बताया है। अब ये कहना मुश्किल है कि आप 56 डिग्री पानी, अगर मान लीजिए 50 से ऊपर डिग्री वाला पानी कहीं से घूम के आए, अगर आप मान लीजिए गार्गल्स कर लेते हैं तो शायद जो गले में इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, ऐसा एक एज्यूम कर रहे हैं लोग, ये कोई प्रूवन नहीं है। जबकि देखा जाए तो ये नोज में सबसे ज्यादा होता है, तो आप नोज को तो नहीं क्लीन कर सकते गर्म पानी से एक्चुअली सर। तो कहने का मतलब है आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके, जैसे कई लोग कहते हैं मेथी क्रिया जो होती है और गार्गल्स होते हैं, ये करके शायद वायरस कम हो जाए। ये ऐसी चीज है जो करने से नुकसान भी नहीं है, तो ये ऐसी दवाई ये ऐसी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन भी नहीं है जो आपको साइड इफेक्ट दे, तो यू कैन डू दीज थिंग्स। एंड कब करना है मेरे हिसाब से, अगर मान लीजिए आप गए हैं स्कूल गए हैं या आप मार्केट गए हैं, घर पे वापस आए हैं, तो बेस्ट है कि नेक्स्ट 1 आवर में ये चीज कर ले। तो अगर मान लीजिए कोई वायरस आपके नोज के अंदर गया है या थ्रोट के अंदर गया है तो शायद थोड़ा सा प्रभाव, जैसे मैंने कहा कि ये सब एजम्पशन है, प्रूव हो चुका होता तो शायद हम लोग भी दिन में 3-4 बार गार्गल्स कर रहे होते। ऐसा मेडिकल साइंस ने अभी तक लिखा तो नहीं है, लेकिन ये नया वायरस है, यू डोंट नो। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। हेलो सर। Hello. I'm Sarita Pamnani here. Yeah, go ahead. Sir, is it better to take homeopathic medicine they are providing in our building? Nothing has been, कुछ भी प्रूव नहीं है। इंडिया में क्या होता है, जिस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता तो काफी सारी मेडिकेशंस प्रॉप अप कर जाती हैं। जैसे जॉन्डिस का ट्रीटमेंट नहीं होता तो झाड़ा लगवाने का काम हो जाता है। जैसे स्किन का ट्रीटमेंट नहीं होता तो कई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आ जाती हैं। तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, बट हमें नहीं मालूम उनका कितना रोल है इसमें और कितना ये अफेक्टिव होगी। और क्योंकि हमें लगता है होम्योपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है तो ले लेते हैं, तो अगर आपका कोई सर्टिफाइड डॉक्टर होम्योपैथी आपको कुछ दे रहा है तो ले लीजिए, लेकिन इसका कोई प्रमाणित रोल नहीं है अभी तक।
और Yeah. इसका कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। Okay, sir. सर धीरेन्द्र सर, या नमस्ते सर। ये कहना चाहते हैं सर, और कितना दिन जा सकता है सर ये वैक्सीनेशन या मेडिसिन के लिए, प्लीज अप्रोक्सीमेट मतलब। मिनिमम 1 ईयर वैक्सीनेशन के लिए, अराउंड February नेक्स्ट ईयर। ओके वैक्सीनेशन की एफिकेसी भी कितनी रहेगी वो डाउट है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है, ये काफी म्यूटेट करता है। इट्स डिफिकल्ट Okay. टू फॉर्म वैक्सीन अगेंस्ट आरएनए वायरसेस। सेकेंड, जो Okay. ये एपिडेमिक है, ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा सेटल होगा इंडिया में। हाँ जी। ये बीच में इंटरमिटेंटली स्पाइक्स आते रहेंगे। आई थिंक Okay. नेक्स्ट 1 से 2 साल तो चलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। या सर अभी जैसे सरिता परमानी मैडम ने बताया कि उनके बिल्डिंग में वो होम्योपैथी मेडिसिन दिया गया, तो हमारे यहाँ पे भी बिल्डिंग में दिया गया है काउंसिलर की तरफ से, गवर्नमेंट काउंसिलर जो नगर सेवक हैं ऑथोराइज्ड, उनकी तरफ से दिया गया। आर्सेनिक जो बहुत मार्केट में सुनने में आ रहा है वो दिया गया है, और उन्होंने खाली दे दिया, भिजवा दिया है कि इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो सर उसको मतलब अभी तक तो हम लोग ने रखा है, उसको लेना कैसे है? बिकॉज आपस में लोग पूछ रहे हैं, नेबर्स भी, मतलब कैसे लेना है उसको? गर्म पानी के साथ सुबह लेना है, कब लेना है, खाने के पहले एटसेट्रा? मतलब आप कुछ फोकस कर सकते हैं इस बारे में? इसका कोई प्रमाणित रोल नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको लेने Okay. का, जब तक आपको अंदर का केमिकल नहीं मालूम है। आर्सेनिक है, स्टेरॉइड है, क्या कॉम्बिनेशन है, आई थिंक उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको लेना चाहिए। चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक है, वो नुकसान कर सकती है। ओके ओके, तो बेटर है कि हम ना ले उसको। हाँ, इनका Safer कोई side. रोल नहीं है, ये थोड़ा सा आपको मन बहलाने के लिए आपको दे दिया जाता है गवर्नमेंट से। ओके, थैंक यू सो मच सर क्लियर करने के लिए। सर एक प्रश्न और सर पूछूं? हाँ हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ बैठा ही इसलिए। सर थैंक यू। सर हम काम के लिए भी बाहर निकलने को डर लगता है सर। हम फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं ना कि ये बुक लेना है या कुछ एक्सचेंज करना है मटेरियल, जैसे ऑफिस के काम से कुछ मिलना है, तो लोग मिलने में भी डर लगता है लोगों को कि आसपास फैल रहा है। तो सर ये पैनिक होना, आई डोंट नो, मतलब सेफ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, बट ये डरना जरूरी है क्या? मतलब किस तरह से फिर हम उसको जिएंगे सर अगर हम इस तरह डर के बाहर नहीं निकलेंगे तो? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, इसके साथ रहना सीखना होगा आपको। और ये ऐसा वायरस नहीं है कि आप बाहर निकलो आपको पकड़ के बैठ जाएगा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप लोग तो यंग हो, तो यंग लोगों को अगर हो भी जाए इन्फेक्शन तो ये परेशानी नहीं करता, साइड इसके ज्यादा घातक सिम्टम्स नहीं है। और ओके बट फिर भी हमें प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है। ओके ओके, सो ना सर, थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट है हैंड हाइजीन, जिसको हाथ साफ कहते हैं, ओके और मास्क, ये दोनों चीजें होंगी तो आपको 90% प्रोटेक्शन ऐसे ही मिल जाएगा। आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करिए अननेसेसरी। ये एक ऐप है, टॉक ऑन ऐप। अगर कोई विचार विमर्श या कोई मेडिकल सेवा आप चाहते हैं तो आप इस डॉकॉम से मेरे को अप्रोच कर सकते हैं।